अच्छा, जो अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है रीअसेसमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि भाई, जब मैंने बताया था कि भाई लेसी अकाउंटिंग या अगर कोई लीज टर्म के अंदर चेंजेस आ रही हैं तो फिर वो हम उसको एज अ रीअसेसिंग ऑफ द लीज लाइबिलिटी कंसिडर होगी, जो कि मैंने बताया था आगे जाके कवर करेंगे। तो अब जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है रीअसेसमेंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी। अच्छा, अब हमने देखा था कि भाई अगर कोई हमारे लीज टर्म के अंदर चेंजेस आ रही है तो जब भी हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, अपनी रीअसेसमेंट करनी होगी। किस चीज़ की करनी होगी? हमें रीअसेसमेंट अपनी लीज लाइबिलिटी जो एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को हमने कैलकुलेट की थी उसको वापसी रीअसेस करना होगा। मतलब एक तरीके से वापसी रीमेजर करना होगा किस चीज़ को, अपनी लाइबिलिटी को। और अगर कोई हमारी लाइबिलिटी के अंदर चेंजेस आ रही है तो वापसी हमें क्या करना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री करनी होगी इन दी लाइबिलिटी एज वेल एज राइट टू यूज एसेट। तो हमारे पास रीअसेसमेंट ऑफ द लाइबिलिटी कब आ रही होती है? तो हमारे पास आ रही होती है रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी इफ देयर इज अ चेंज इन दी इफ देयर अ चेंज इन द लीज टर्म। अब कैसे भाई? अगर तो हमारे लीज टर्म के अंदर कोई चेंजेस आ रही है, जैसे कि हमने किस में पढ़ा था, जब हम लीज टर्म पढ़ रहे थे तो लीज टर्म हमारा क्या होता था? लीज टर्म वो नॉन कैंसिलेबल पीरियड और साथ में कोई भी ऐसा ऑप्शन, मतलब कि कोई उसमें ऑप्शन शामिल होता था। मतलब हमारे पास अगर कोई ऑप्शन है एक्सटेंड करने का लीज का और वो रीजनेबली सर्टेन है कि हम एक्सरसाइज करेंगे, या कोई ऐसा ऑप्शन या कोई ऐसा पीरियड जो कि ऑप्शन से कवर है अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ लीज, जो कि रीजनेबली सर्टेन है कि हम ऑप्शन को उस ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करें, तो वो हमारा क्या होता था लीज टर्म होता था। तो अगर हमारे कोई लीज टर्म के अंदर चेंजेस आ रही है, फॉर एग्जांपल लीज टर्म बढ़ रहा है, हमारा लीज टर्म कम हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, वापसी अपनी लाइबिलिटी को रीअसेस करना होगा। तो अगर हमारे कोई चेंज इन द लीज टर्म आ रहा है तो फिर क्या करना होगा, उस लेसी को क्या करना होगा, अ लेसी शैल डिटरमाइन द रिवाइज लीज पेमेंट्स on the basis of the revised लीज टर्म। मतलब कि समझे, मैंने आज 4 साल की लीज की थी, ठीक है। अब वो 4 साल के बजाय, मतलब ईयर 1 गुजरा, ईयर 2 गुजरा, फिर मैंने 2 साल के एंड पे तीसरे साल के शुरू में अपनी लीज को 2 साल मज़ीद एक्सटेंड कर लिया। मतलब कि 2 साल तो रहती थी प्लस उसमें 2 साल और कर लिए, मतलब टोटल 6 साल हो गए मेरे। इन टोटल मेरा लीज टर्म कितना हो गया, 6 साल हो गया। तो मेरे 2 साल तो गुजर चुके थे ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, जो मेरे रिमेनिंग 2 साल बाकी थे और जो मज़ीद मैंने एक्सटेंड किए, तो इनके जो कैश फ्लो है, जो इनके कैश फ्लो है उनको क्या करूँगा, मैं वापसी रीअसेस करूँगा, ताकि मेरी जो नई लाइबिलिटी है वो रीअसेस, मतलब एक तरीके से अपनी लाइबिलिटी को वापसी रीअसेस करेंगे और न्यू लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी कि भाई अब चेंज इन द लीज टर्म होने के बाद अब मेरी लाइबिलिटी क्या बनती है, जो मेरे पिछले वाले लीज टर्म के रिमेनिंग ईयर से उसका कैश फ्लो और जो मज़ीद 2 साल मैंने एक्सटेंड किए फॉर एग्जांपल उसका कैश फ्लो। या तो मैंने 4 साल थे और 4 साल पे तीसरे साल पे आके मैंने और कम कर दी लीज, तो जो भी मेरे टर्म्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी बेसिस पे जो मेरी रिवाइज लीज पेमेंट हो रही है उससे मैं अपनी क्या करूँगा, लीज लाइबिलिटी को वापसी रीअसेस कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ क्या है, हमने क्या देखा भी ऊपर, रीअसेसमेंट कब हो रही होगी लाइबिलिटी की, अगर तो कोई चेंज इन द क्या हो रहा है, लीज टर्म के अंदर हो रहा है। अब सेकेंडली दूसरा क्या हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, देयर इज अ change in the circumstances there is a change in the circumstances of an option to purchase the underlying asset। हमने क्या पढ़ा था लीज टर्म के अंदर, पढ़ा था कि भाई हमने ये भी देखा था कि हमारे पास एक ऑप्शन भी होता है, एक तो एक्सटेंशन करने का पीरियड है,
लेकिन मैंने क्या बोला था, हमारे पास ऑप्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आज 4 साल की लीज है और मेरे पास एक ऑप्शन है, मुझे लेसर ने ऑप्शन दिया कि भाई 4 साल के बाद आपको मैं ऑप्शन देता हूँ कि आप मुझसे ये एसेट खरीद लेना, आप मुझसे ये एसेट खरीद लेना। जो कि मैंने आपको बताया लेसर अकाउंटिंग जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम ये चीज़ देख रहे होंगे कि भाई हम ये जो एसेट है, फॉर एग्जाम्पल 8 साल का एसेट है, ठीक है, 8 साल का एसेट है और क्या कहते हैं 6 साल पे मैंने लीज लिया, तो लेसर बोल रहा है कि भाई 2 साल रह गए, तुम 2 साल बाद मुझसे, 2 साल तो वैसे ही रह गए, तुम 6 साल बाद मुझसे वो एसेट खरीद ही लेना। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है तो भाई वो क्या बोलेगा, हम मुझसे कम कम प्राइस पे ले लेना, जो मार्केट वैल्यू होगी उससे कम प्राइस पे ले लेना, जब भी हम ऑप्शन परचेज करें ना कि भाई मैं 6 साल बाद वो एसेट भी खरीद लूँगा। तो अगर हमारे पास कोई चेंज आ रहा है, किस में आ रहा है, हमारे असेसमेंट, ओ देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एन ऑप्शन टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट, या देयर इज अ चेंज इन दी असेसमेंट कर लें आप, देयर इज अ चेंज इन दी असेसमेंट ऑफ एन ऑप्शन टू परचेज दी अंडरलाइंग एसेट। अच्छा, हमने कब पढ़ा था, हमने जैसे कि हमारे पास क्या कहते हैं, जो हम आईफर जब हम लीज टर्म के बारे में बात कर रहे थे तो उसके अंदर भी हमने ये चीज़ें देखी थी कि भाई अगर तो कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो रहा है या कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से हमारा हमारा जो डिसीशन है, जो हमारे पास ऑप्शन है, उस पर कोई इफ़ेक्ट हो जाए, मतलब कि हमारे डिसीजन पे कोई इफ़ेक्ट आ जाए कि हम ये ऑप्शन को परस्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे डिसीजन लेने की एक तरीके से माइंड को चेंज कर दे कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस। तो इन दिस केस अगर हमारे पास ऑप्शन के अंदर चेंज आ रहा है, मतलब कि हमारी असेसमेंट में चेंज आ रहा है कि भाई वो हम ऑप्शन को, जो हमारे पास ऑप्शन है एसेट परचेज करने का, वो हम परस्यू आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर ऐसा कोई चेंज आ रहा है तो इन दिस केस ऑल्सो लेसी क्या करेगा, अ लेसी shall determine the revised lease payments to reflect the change in amount payable under the परचेज ऑप्शन। अगर कोई चेंज आ रहा है ऑप्शन के अंदर कि भाई पहले इतने का था अब इतने में लेना है क्योंकि कोई ऐसा इवेंट हो गया, कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो गई है, कुछ चेंजेस हो गई, कोई हमारे असेसमेंट टू परचेज द ऑप्शन में कोई चेंजेस आ रहा है, कोई वो प्राइस के अंदर चेंज कर रहा है, कोई भी चेंजेस इस तरीके से आ रहा है जिसकी वजह से हमारे लीज पेमेंट्स के अंदर चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे लीज पेमेंट्स में चेंज आ रहा है, फिर तो इस पर क्या करेगा, लेसी शैल डिटरमाइन द रिवाइज लीज पेमेंट टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन द अमाउंट पेबल अंडर द परचेज ऑप्शन। तो हमारी लाइबिलिटी को वापसी हम रीअसेस कर रहे होंगे। अच्छा, इन दो सिनेरियो के अंदर, ये जो अभी हमने दो सिनेरियो पढ़े हैं, ये जो दो सिनेरियो अभी हमने देखे हैं, इसके अंदर अगर ये वाला सिनेरियो हो रहा है इन द केस ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ द लाइबिलिटी, तो हमें क्या करना होगा, डिस्काउंटिंग के लिए, डिस्काउंटिंग ऑफ रिवाइज लीज पेमेंट्स, तो हम इन दिस केस रिवाइज डिस्काउंट फैक्टर ले रहे होंगे। एक तो हमारे पास कौन सा डिस्काउंट फैक्टर होगा, जो कि एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, लीज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इम्प्लिसिट होगा, और अगर वो नहीं दिया हुआ होगा तो हम इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन अगर रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी हो रही है, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद भी, तो किस वजह से, लीज टर्म की चेंज की वजह से, या कोई परचेज ऑप्शन के अंदर चेंज आ रहा है, असेसमेंट ऑफ परचेज ऑप्शन में चेंज आ रहा है, तो इन दिस केस हम एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज वाला डिस्काउंट फैक्टर नहीं लेंगे, बल्कि जो उस वक्त जिस दिन रीअसेसमेंट हो रही है, जिस दिन लीज टर्म के अंदर चेंज आ रहा है, जिस दिन असेसमेंट ऑफ ऑप्शन टू परचेज द एसेट के अंदर चेंज आ रहा है, उस दिन का जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो ले रहे होंगे हम लोग। और अगर लीज असेसमेंट हमारी चेंज हो रही है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नया डिस्काउंट फैक्टर आ रहा है, और अगर ऐसा कोई डिस्काउंट फैक्टर इम्प्लिसिट इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो जो भी उस दिन का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट होगा फिर हम वो ले रहे होंगे।
लेकिन रीअसेसमेंट वाले दिन का ही डिस्काउंट फैक्टर, और अगर वो गिवन नहीं है तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट हम ले रहे होंगे। अच्छा, हमने ये डिसाइड देख लिया कि भाई रीअसेसमेंट किस वजह से, दो वजह से हो रहा था, ए और बी के अंदर लीज टाइम के अंदर चेंज, और ये तो ऑप्शन टू असेसमेंट टू परचेज ऑप्शन वाले के अंदर अगर चेंज आ रहा है। लेकिन अब अगर तो लाइबिलिटी रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी हो रही है इन दो वजूहात के अलावा, इन दो वजूहात के अलावा अगर रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी हो रही है, मतलब कि a lessee shall remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments if either if either there is a change in the amounts, there is a change in the amount expected to be payable, to be payable अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। हमने पढ़ा था ना रेजिडुअल वैल्यू गारंटी क्या होता है, कि भाई अगर लेसी कोई वादा कर दे कि भाई जिस दिन वापसी लीज वाला एसेट लेसर को वापसी कर रहे हैं, और अगर हमने कोई वादा किया कि भाई अगर लेसर से वो एसेट 1000 में नहीं बिकता आफ्टर द एंड ऑफ लीज टर्म, तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारा एसेट 800 तक का बिकता है या 900 तक का बिकता है, 1000 तक का नहीं बिकता, तो जो भी डिफरेंशियल ऑफ अमाउंट होगा वो हम आपको देंगे। तो हम अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन ले रहे हैं कि भाई अगर एसेट उसका सर्टेन अमाउंट से कम बिकता है तो हम उसको अमाउंट वो पे करेंगे। तो अगर कोई ऐसा चेंज है तो देर इज अ चेंज इन द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल अंडर द रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, कि भाई हमने अगर हमारे असेसमेंट में चेंज आ रहा है कि पहले हमें लगता था हमें $200 देने थे, $200 देने, अब हमें लग रहा है हमें हमें $400 देने पड़ेंगे क्योंकि एसेट कम में बिकेगा और मज़ीद। तो अगर हमारी ऐसी कोई असेसमेंट में चेंज आ रहा है, अगर कोई हमें हमारी ऐसी असेसमेंट में चेंज आ रहा है, तो हमें क्या करना है भाई, लेसी को अब क्या करना है, इन दिस केस अ लेसी shall determine the revised लीज पेमेंट, कि भाई अब हमें कितने पे करने पड़ेंगे अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन अमाउंट expected to be payable under the residual value गारंटी। सही है। अगर तो कोई चेंज आ रहा है ड्यू टू अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, क्योंकि ऐसी अमाउंट के अंदर जो हमारी असेसमेंट के अंदर चेंज आ रहा है कि पहले हमें 200 पे करने थे अब 400 पे करने पड़ेंगे, या पहले 400 पे करने थे अब हमें 200 पे करने पड़ेंगे, तो हमें वापसी क्या करना होगा, अपनी लाइबिलिटी को रीअसेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें देखना पड़ेगा कि कितने अब हमें अमाउंट पे करने, तो उसके हिसाब से हमें अपनी लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट करनी होगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर इस वजह से कोई रीअसेसमेंट आ रही है, या दूसरी किस वजह से आ रही है, देयर इज अ चेंज इन फ्यूचर लीज पेमेंट्स, in future lease payment from a change in index or rate used to determine those payments, rate used to determine those payments
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा अगर कोई वेरिएबल पेमेंट्स है, हमने पढ़ा था ना इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कोई फिक्स पेमेंट्स आती है, वेरिएबल पेमेंट्स आती है, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी ऑप्शन आता है, ऑप्शन टू परचेज आता है, और जो चीज़ें हम देख रहे थे उसके अंदर क्या आता है, एक चीज़ वेरिएबल लीज पेमेंट। अगर हमें कोई ऐसी पेमेंट करनी है जो कि किसी रेट के ऊपर फिक्स है, मतलब कोई किसी रेट के ऊपर वेरी कर रही है या कोई किसी इंडेक्स के ऊपर वेरी कर रही है, फॉर एग्जांपल कोई जैसे कि इन्फ्लेशन के रेट पे या कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे हमारी पेमेंट जा रही है लेसर को वेरिएबल पेमेंट से, क्योंकि जब जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वेरी कर रहा होगा तो हमारी पेमेंट भी वेरी कर रही होगी, जैसे जैसे इन्फ्लेशन का रेट वेरी कर रहा होगा वैसे वैसे हमारी पेमेंट भी वेरी कर रही होगी। तो अगर तो हमारी पेमेंट्स लीज पेमेंट्स के अंदर इन वजहों की वजह से फ़र्क आ रहा है, फॉर एग्जांपल रेट की वजह से, फॉर एग्जांपल इंडेक्स की वजह से, तो भी फिर हमें क्या करना होगा, अपनी अपनी लीज को रीअसेस करना पड़ेगा। मतलब कि लेसी को वापसी क्या करना पड़ेगा, लेसी शैल रीमेजर द लीज लाइबिलिटी टू रिफ्लेक्ट दोस रिवाइज लीज पेमेंट्स, that is only when there is change in the cash flows। अगर हमारे रिवाइज मतलब पेमेंट्स आगे फ्यूचर वाली पेमेंट चेंज हो रही है ड्यू टू वेरिएबल नेचर, दैट इज ड्यू टू रेट और एनी इंडेक्स, तो फिर हमें वापसी रीअसेस करनी पड़ेगी, क्या अपनी लीज लाइबिलिटी को हमें वापसी रीअसेस करना पड़ रहा होगा। अच्छा, ये जो दो वजहें बताई अभी मैंने, एक ये वाली एक ये वाली, अगर तो ये वाले सिनेरियो, अगर ये दो सिनेरियो हमारे पास आ रहे, इन दो सिनेरियो के लिए, इन दो सिनेरियोस पर हमें अनचेंज डिस्काउंट रेट यूज़ करना है। मतलब कि जो वो रेट जो कि इनिशियली हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो रेट था या डिस्काउंट फैक्टर था, दैट इज़ ऑन इंसेप्शन ऑफ द लीज। एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्काउंट फैक्टर था, वही वाला इंसेप्शन वाला ही हमें डिस्काउंट फैक्टर यूज़ करना है। इन दोनों सिनेरियोज के लिए हमें ये ही इंसेप्शन वाला डिस्काउंट फैक्टर यूज़ करना है, ना कि रिवाइज डिस्काउंट रेट, जो कि हमने ऊपर पढ़े थे ना, दो सिनेरियो जिसके अंदर हमें रीअसेसमेंट वाले दिन का रिवाइज डिस्काउंट फैक्टर यूज़ करना था। इन दो सिनेरियोज में हमें एग्जिस्टिंग जो कि हमारा एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज वाले दिन का जो डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल कर रहे थे, वही डिस्काउंट फैक्टर हमें इस्तेमाल करना है, अनलेस अगर ये जो फ़र्क आ रहा है लीज पेमेंट्स में, अगर ये जो फ़र्क आ रहा है लीज पेमेंट में, ये फ़र्क आ रहा है ड्यू टू फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की वजह से। अगर हमारा जो रेट्स के अंदर, हमारे जो लीज रेंटल के अंदर फ़र्क आ रहा है किसी फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट की वजह से, फिर हम रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज़ कर रहे होंगे। क्या है, अनलेस अगर हमारे जो लीज पेमेंट के अंदर चेंज जो आ रहा है वो ड्यू टू फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आ रहा है, जो कि वेरी कर रहा है बार बार रेट, कोई फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे हमारे लीज रेंटल फिक्स मतलब वो वेरी हुए हुए थे। तो इन दिस केस, क्योंकि जैसे जैसे रेट इंटरेस्ट वेरी कर रहा होगा, फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट वेरी कर रहा होगा, तो हमारा डिस्काउंट फैक्टर भी वेरी कर रहा होगा। तो उस इन दिस सिनेरियो हमें अपना रिवाइज बार बार डिस्काउंट फैक्टर को रिवाइज करना होगा। जैसे ही कोई फ्लोटिंग रेट की वजह से फ़र्क आ रहा होगा तो वापसी हमें डिस्काउंट फैक्टर को रिवाइज करना होगा। लेकिन अगर तो लीज पेमेंट जो हमारे जो लीज पेमेंट है वो ड्यू टू कोई रेट, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से फ़र्क आ रहा है, या कोई रेजिडुअल वैल्यू गारंटी के अंदर फ़र्क आ रहा है, तो फिर हम उन दिस सिनेरियो हम वही वाला रेट इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा इंसेप्शन वाले दिन पे था। हमने अभी क्या पढ़ लिया,
रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी के बारे में। भाई रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी के अंदर क्या हो रहा है कि भाई रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी कब हो रही है, जब देयर इज अ चेंज इन द लीज टर्म, देयर इज अ चेंज इन द ऑप्शन टू परचेज दी एसेट। अगर इन दोनों के अंदर कोई चेंजेस आ रही तो हम क्या करेंगे, रिवाइज लीज पेमेंट यूज़ करेंगे और रिवाइज लीज पेमेंट को डिस्काउंट करेंगे रिवाइज डिस्काउंट रेट वाले। अगर रिवाइज डिस्काउंट रेट अवेलेबल नहीं है तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेंगे। अगर रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी आ रही है ड्यू टू चेंज इन द असेसमेंट ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू गारंटी और देयर इज अ चेंज इन दी lease rental that is variable due to the nature या due to dependency on the rate या any index, तो in this case हम अपना existing discount factor that is which was available at the inception of the lease वही वाला इस्तेमाल करेंगे unless अगर वो lease rental change हो रहे due to floating interest rate तो फिर हम revised discount rate यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइबिलिटी थी 10,000 जब मेरी जो लीज टर्म था 4 साल का। अब मैंने क्या किया, रीअसेस करा, मतलब कि मैंने अपना एक्सटेंड कर दिया, लीज टर्म 6 साल कर दिया। और अब जो मेरी रीअसेस होने के बाद जो लाइबिलिटी आई है, वो कितनी आई है, 12,000 रुपये आई है। तो इन दिस केस मेरा क्या हुआ, कैरिंग, एक मैं भी ये नहीं बता रहा, देखें अभी मैंने एक बेसिक सी एग्जांपल ली, ये कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि भाई 0 पे 10,000 थी तो 2 साल बाद अब वो 10,000 नहीं होगी, वो समथिंग समझे 8,600 समथिंग होगी, ड्यू टू फाइनेंस कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड हो गई होगी, जो लीज रेंटल पे कर देंगे माइनस कर दे होंगे। तो ईयर 2 पे समथिंग हमारी ये लाइबिलिटी आ रही होगी। और मैं कहूँ जब मैंने वापसी रीअसेस किया तो मेरी 12,000 रुपये लाइबिलिटी हो गई। अब मेरी जो लाइबिलिटी बनती है वो 12,000 रुपये बन गई, तो मेरी 8,000 समथिंग 600 से समझे बढ़ के मेरी लीज लाइबिलिटी कितनी हो गई, 12,000 हो गई। तो मतलब मेरी लाइबिलिटी 3,400 से बढ़ गई। तो अब मैं अपनी बुक से अंदर क्या एडजस्टमेंट दे रहा हूँ, जो एडजस्टमेंट दे रहा हूँ वो क्या करूँगा, राइट टू यूज़ एसेट डेबिट करूँगा, दैट इज़ बाय 3,400, और अपनी लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि मेरी लीज लाइबिलिटी अब बढ़ गई है। इस अच्छा, अजान हो रही है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास पहले जो लीज टर्म था वो मेरा 6 साल था, ठीक है, उस बेसिस पे जो मेरी लाइबिलिटी निकलवाई, जब इनिशियली मेरी जो लाइबिलिटी निकल के आई थी 10,000 निकल के आई थी, ठीक है, 10,000 निकल के आई थी। अब मैंने ईयर 3 की बिगनिंग पे अपना लीज टर्म रिवाइज कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, अपना लीज टर्म रिवाइज कर दिया, और इस दिन जो भी मेरी कैरिंग अमाउंट थी ईयर 3 पे, आफ्टर एमोटाइजेशन टेबल जो बना के बनता है कि बैलेंस फॉर कैरी डाउन अमाउंट, फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड हुई, लीज रेंटल माइनस की, तो इस हिसाब से जो मेरी कैरिंग अमाउंट अभी ईयर 3 पे जो बन रही थी वो समझे बन रही थी 8,200। और अब मैंने क्या किया, अपना लीज टर्म रिवाइज करके 5 साल कर दिया। क्या कर दिया, 5 साल कर दिया, जिसकी वजह की बेसिस पे मेरी जो लीज लाइबिलिटी है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है समथिंग 7,500। कितनी हो गई है, 7,500। तो अब मेरी क्या हुई, लीज लाइबिलिटी कम हो गई। तो इसकी बेसिस पे मुझे क्या करना होगा, अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म करना होगा, कम करना होगा। अब मुझे अपनी लीज लाइबिलिटी कितने से कम करनी होगी, कितने का डिफरेंस है, 700 रुपये का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूँगा, लीज लाइबिलिटी डेबिट दैट इज़ बाय 700, और क्रेडिट क्या कर रहा हूँ मैं, राइट टू यूज़ एसेट अपना क्रेडिट कर रहा हूँ, दैट इज़ बाय 700। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं कहूँ, भाई देखिए मेरे पास एसेट था 10 साल पे, सही है, मेरे पास एसेट था 10 साल पे, और फिफ्थ मतलब 4 साल के बाद फिफ्थ ईयर की बिगिनिंग में जो मेरा फिफ्थ ईयर है उसकी जो बिगिनिंग पे मेरे पास जो लीज लाइबिलिटी की जो कैरिंग अमाउंट थी वो थी समझे 5,000 रह गई, ठीक है, या कम कह लें 10,000 रह गई थी। और जो मेरा क्या कहते हैं राइट टू यूज़ एसेट था उसकी जो कैरिंग अमाउंट है दैट इज़ आफ्टर डेप्रिसिएशन वो रह गई थी समथिंग समथिंग 4,000। कितनी रह गई, 4,000। तो अब जब अच्छा, अब 5 साल गुजर गए मेरे, और मैंने जो अपना लीज टर्म है वो 6 साल पे अब कर दिया है। क्या कर दिया, 6 साल पे लेके आ गया हूँ मैं अपने लीज टर्म को। और जो अब मेरी जो लाइबिलिटी बनती है अब रह गई है 5,000 की, आफ्टर रीअसेसिंग द लीज लाइबिलिटी। तो मेरी लाइबिलिटी कितने से कम हो गई है, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई है 5,000 से। तो अब मुझे क्या करना होगा, अपनी बुक से अंदर एंट्री बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करूँगा कितने से,
लीज लाइबिलिटी कम करी मैंने अपनी बुक्स में 5,000 से। और क्रेडिट क्या करूँगा मैं, क्रेडिट क्या करूँगा, राइट टू यूज़। लेकिन राइट टू यूज़ एसेट मेरे पास कितना है, कितना कैरिंग अमाउंट अब उसका बाकी है 4,000। कितना बाकी है 4,000। तो राइट टू यूज़ एसेट मैं अपना ख़त्म करूँगा 4,000 से। तो जो भी डिफरेंशियल होगा, क्योंकि अगर मेरा राइट टू यूज़ एसेट की अमाउंट ज़ीरो हो गई है और उसके बाद भी मुझे अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करने की या रिड्यूस करने की ज़रूरत है, तो फिर जो अमाउंट होगी फिर वो कहाँ जारी होगी, पीएनएल के अंदर, दैट इज़ बाय 1000। लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, लाइबिलिटी हमारी कम है तो हम पढ़ते थे लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है हमारे लिए, एक तरीके से इनकम है। क्या है, अदर इनकम है। तो हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट में जा रहा होगा एज एन इनकम। सही हो गया। तो हमने ये चीज़ें देख ली कि भाई अगर एंट्री किस तरीके से बनानी है, हमें अपने पास कब लीज लाइबिलिटी रीअसेस करनी है, कब रिवाइज डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल करना है, कब इंसेप्शन वाला जो कि ओरिजिनल हमारा डिस्काउंट फैक्टर था कब वो इस्तेमाल करना है। अब कुछ 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 सवाल देख लेते हैं इसके, ताकि ये चीज़ क्लियर भी हो जाए। अच्छा, ऑन 1st January 20x1 Kings enter into a 4-year lease of property with an annual lease payment of 1 million। अच्छा, हमारे पास क्या है, लीज टर्म कितनी है हमारे पास, 4 years है, सही है। और रेंटल्स कितने जा रहे हैं हमारे, जो रेंटल्स जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं, 1 million। और ये जा रहे हैं इन एडवांस, लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट लीज पेमेंट विल इंक्रीज एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द प्रीसीडिंग 12 मंथ। जो भी आगे आने वाले 12 महीने हैं ओ गुजरने वाले जो 12 महीने हैं उसकी बेसिस पे, जो उस 12 महीने में जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहा होगा उसकी बेसिस पे हमारा न्यू लीज रेंटल, मतलब उसकी बेसिस पे हमारे लीज रेंटल इंक्रीज हो रहे होंगे या डिक्रीज हो रहे होंगे। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अब गुजरा होगा 12 महीने का, उसकी बेसिस पे हमारे लीज रेंटल अब डिसाइड हो रहे होंगे कि अब वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे। अभी हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई चेंज है, मतलब कि हमारी एक तरीके से वेरिएबल पेमेंट है जो कि डिपेंडेंट अपॉन कोई रेट, कोई इंडेक्स की बेसिस पे, इन दिस केस हम अपना एग्जिस्टिंग डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये आपको ये बात याद आ जानी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, will increase every year on the basis of increase in the consumer price index for the preceding 12 month। सही है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एट द कमेंसमेंट डेट, जो कि जब हमारा 1st Jan 20x1 को कॉन्ट्रैक्ट किया गया उस दिन हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना था, 125। और द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज नॉट readily be determinable। किंग्स इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट जो कि उस दिन कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन था वो क्या था, 5% था। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब ऑन 1st January 20x2, ऑन 1st January 20x2 हमारे पास क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है, 140। डिस्कस हाउ द लीज विल बी अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें 1st Jan 20x1 के लिए चीज़ करनी, मतलब हमें अकाउंट फॉर करना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है, 1 million का हमारे पास लीज रेंटल जा रहा है, मतलब हम इनिशियली उसको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, मतलब एडवांस में पे कर रहे हैं। ये जो 1 million है ये क्या कर रहे हैं, हम एडवांस में पे कर रहे हैं। तो हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, डेबिट करेंगे क्या, राइट टू यूज़, कितने से, 1 million से, और क्रेडिट क्या करेंगे, कैश करेंगे। ये वाला 1 million हमारी लीज लाइबिलिटी को डिसाइड करने में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये इनिशियली पे हो चुका है, हमारी अब कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं पे करने की। ये तो पे हो चुका है ना, तो हमारी लीज लाइबिलिटी के अंदर तो वो ऑब्लिगेशन आ रही जो कि हमें पे करनी है, ऑब्लिगेशन आ रही होती लीज लाइबिलिटी के अंदर। तो लाइबिलिटी नहीं है, ऑलरेडी पे हो चुका है 1 million। ठीक हो गया। फिर अब क्या है, हमें 4 साल की लीज है, मतलब 3 रेंटल्स और बाकी है। तो वो 3 रेंटल्स की ईयर ज़ीरो पे क्या प्रेजेंट वैल्यू बनती है वो हमें सबसे पहले निकालनी होगी। दैट इज द लाइबिलिटी शुड बी मेजर्ड एट द
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स नॉट येट पेड as the payments are variable on the index rate या index, therefore reassessment of liability will be required. अच्छा इसको अच्छा अभी इनिशियली तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा वो तो अगले साल चेंज होगा, वो तो बाद में रीअसेसमेंट हो रही होगी। अभी इनिशियली हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमें। डेट, कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। पहली अगली पेमेंट कब हो रही होगी, 1 Jan 20X2 पे हो रही होगी। फिर अगली पेमेंट कब हो रही होगी, 1 Jan 20X3 पे, और फिर हो रही होगी 1 Jan 20X4 पे। कितनी हो रही होगी, अभी तो हम ईयर ज़ीरो पे खड़े हैं ना, तो अभी तो हमें कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी अंदाज़ा होगा नहीं कि अगले साल कितना होगा, या जो जो अभी साल गुजरेगा पूरे साल में क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा। अभी हम ईयर ज़ीरो पे खड़े हुए, कब खड़े हुए, दैट इज़ 1 Jan 20X1। तो अभी तो हमें कोई रीअसेसमेंट नहीं करनी होगी। रीअसेसमेंट कब करनी होगी, अगले साल करनी होगी, जो भी आगे आएगा। तो अभी एट द इंसेप्शन ऑफ द ईयर ज़ीरो पे हमारे हिसाब से कितने पे होने चाहिए थे हर महीने, 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन। और हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो क्या है, 1 प्लस कितना था, 5%। 1 की पावर 2 की पावर 3। अच्छा, तो अब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0.95, टोटल 2.72। तो ये हमारे पास अब क्या निकल के आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू। तो हम क्या एंट्री बना रहे होंगे इस 2.72 का, डेबिट क्या कर रहे होंगे, राइट टू यूज़, और क्रेडिट क्या कर रहे होंगे अपने पास, लीज लाइबिलिटी। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमारे पास टोटल राइट टू यूज़ एसेट की क्या अमाउंट बनती है एट ईयर ज़ीरो, राइट टू यूज़ 2.72 प्लस 1 मिलियन। अच्छा ठीक है, हमारे पास क्या बनता है, राइट टू यूज़ एट ईयर ज़ीरो इज इक्वल टू 3.72 मिलियन। अब हमारे पास लीज टर्म कितना है, हमारे पास लीज टर्म 4 ईयर है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेप्रिशिएट भी कर रहे होंगे। लेकिन ये अभी क्या है, हमारे पास डेप्रिसिएशन आगे का अमल है, मतलब ईयर ज़ीरो के लिए भी हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, हमने राइट टू यूज़ एसेट की फिगर निकाल ली, और हमने क्या निकाल लिया, और हमने क्या निकाल लिया, इनिशियल लीज लाइबिलिटी निकाल ली, और हमने क्या निकाल ली, इनिशियल लीज लाइबिलिटी निकाल ली अपनी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें बताना है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने ईयर ज़ीरो की चीज़ें कर ली, और अब ईयर ज़ीरो का स्टार्ट होने से लेके दैट इज़ 1 Jan 20X1 से लेके 31 December 20X1 तक क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हो रही होगी, हमारा जो एसेट है वो क्या हो रहा होगा, डेप्रिशिएट हो रहा होगा।
ठीक है। तो हमारी एसेट की लाइफ कितनी थी और लीज टर्म की लाइफ 4 साल थी, तो हमारी ये डेप्रिसिएशन आई होगी। तो हम इस पर क्या एंट्री बनाएंगे, डेबिट करेंगे, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट क्या कर रहे होंगे हम, RTU कितने से भाई 0.93 से। सबसे पहले हम ये चीज़ कर रहे होंगे। दूसरा क्या कर रहे होंगे हम, एमोटाइजेशन टेबल बना रहे होंगे लीज का, अपना लीज लाइबिलिटी का। दैट इज अमाउंट कैरिड डाउन। और क्या आएगा हमारे पास, इंटरेस्ट, कोई पेमेंट्स अगर हो रही हो। और क्या आएगा, क्लोजिंग आएगा। ठीक है। तो 31 दिसंबर 20x1 के लिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या था, 2.72। इस पर इंटरेस्ट लगा होगा पूरे साल का, कितना, कितने पे डिस्काउंट किया है हमने, 5% लिया था, तो 5% का हमारे पास क्या आ गया, सूद आ गया 0.14। कोई पेमेंट हुई है, कोई पेमेंट नहीं हुई होगी ड्यूरिंग द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि जो पहली पेमेंट गई थी वो इन एडवांस गई थी और आने वाली भी सारी पेमेंट्स किसमें, इन एडवांस जानी है। तो ड्यूरिंग द ईयर 1 जनवरी 20x1 से लेकर 31 दिसंबर 20x1 तक कोई पेमेंट नहीं हुई होगी, और जो हमारा बैलेंस बना होगा एट द क्लोजिंग डेट वो क्या बना होगा, 2.86। और जो हमारा एसेट का, दैट इज़ राइट टू यूज़ एसेट की जो कैरिंग अमाउंट होगी वो क्या होगी, 3.72 माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज 2.79। कितना, 2.79 हमारे पास अमाउंट किसकी आ गई, एसेट की आ गई, राइट टू यूज एसेट की। अब क्या करना है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेकेंड ईयर पे अब हमें क्या करना होगा। सेकेंड ईयर पे हमें पता लगा, क्या पता लगा कि हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब जो हमारा पूरा साल 20x1 गुजरा था, इन इनके इस ईयर में इसके जो 12 महीने गुजरे, इसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया वो कितना हो गया, 140 हो गया। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना हो गया, 140। कितना हो गया, 140 का हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, देयर आर 3 रिमेनिंग पेमेंट्स येट टू बी मेड। ठीक है, क्योंकि पहले हमने 20x1 में कर दिया, अब क्या करनी है हमें, 20x2 पे दूसरी देनी है, 20x3 पे देनी है, 20x4 पे तीन देनी है। मतलब अब हमें 3 पेमेंट देनी है। तो इन तीनों पेमेंट्स को अब हमें क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, किस चीज़ पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो अब हैंस the second payment will be as follows। तो हमारा न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है, 140, और था कितना पहले, 125, जिस पे हमारी कितनी वैल्यू पे हो रही थी हर साल, 1 मिलियन की। कितनी, 1 मिलियन की। तो ये अब आने वाले सालों के हमारे रेंटल्स होंगे। लेकिन जब हम तीसरे साल पे पहुंचेंगे, शुरू में तो हो सकता है हमारे दूसरा जो साल अब ये गुजर रहा है, 31 Jan 20x2 से लेकर 31 December 20x2, तो इस पर भी हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज हो जाए। तो फिर हमें तीसरे साल के शुरू पे वापसी अपने लीज पेमेंट रिवाइज करने होंगे, कि अगर हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज हुआ। लेकिन अभी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 0 हमारे हिसाब से अभी 3 रेंटल्स अब ये होने चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे देख रहे कि अब अभी आने वाले हमारे 3 रेंटल्स कौन थे। तो अब हमारे कितने, 1.12। तो अब हमें वापसी अब क्या करना है, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो अब वापसी से क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू निकल रही होगी हमारी सारी लीज लाइबिलिटी की, जो कि रेंटल्स कैश फ्लोज जाने हैं, उसकी लीज लाइबिलिटी हमें वापसी निकालनी होगी। डेट पहला कब जाएगा, 20x2 पे, तीसरा कब जाएगा 1 Jan 20x3 पे, चौथा कब जाएगा 1 Jan 20x4 पे। क्या कैश फ्लो जाएगा हर महीने और हर साल, 1.12 का। डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, पहले साल के लिए हमारा कोई डिस्काउंट फैक्टर नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि आज ही जिस दिन हम रीअसेसमेंट कर रहे हैं 1 Jan 20x2 में, उसी दिन एडवांस में पेमेंट दे देंगे, ना कि साल के एंड पे जाके। एक साल गुजरता तो हमारे ऊपर डिस्काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होता ना कि भाई हमें पूरा साल गुजर के चलो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे साल टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से हमें पूरा साल गुजर गया तो हमारे पैसों की वैल्यू कम हो गई होगी, या उसके हिसाब से हमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते ना। तो क्योंकि आज ही पेमेंट कर देंगे, एडवांस में ही पेमेंट दे देंगे, 12 महीने गुजरने का कोई कॉन्सेप्ट कोई तुक बनता ही नहीं, तो ये डिस्काउंट होगा ही नहीं। ये डिस्काउंट हो रहा होगा हमारे पास अगले आने वाला साल, दैट इज़ 1/1 + 5% की पावर 1/1 + 5% की पावर 2। हमारी क्या प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई, अब जो हमारी नई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी निकल के आ रही है वो कितनी है, 3.20। और जो हमारी कैरिंग अमाउंट ऑफ जो लाइबिलिटी थी वो कितनी थी, 2.86। कितनी थी, 2.86। तो अब हमें क्या करना है, लाइबिलिटी को हमें अपनी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या है, द लीज लाइबिलिटी must be increased to 3.20 million, that is by कितना, इतने से हमें अपनी लीज लाइबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम एडजस्टमेंट क्या डालेंगे, डेबिट राइट टू यूज़ और क्रेडिट क्या करेंगे, लीज लाइबिलिटी, दैट इज 0.34। 0.34 से अपनी लीज लाइबिलिटी बढ़ाएंगे। और क्या करना है, अब हमें और क्या करना होगा, मज़ीद पेमेंट जारी होगी। अब क्या जारी होगी, हमारे रीअसेसमेंट कर ली लाइबिलिटी को, अब हम एडवांस में पे कर रहे होंगे, पेमेंट की एंट्री जारी होगी। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, डेबिट लीज लाइबिलिटी कितने से, 1.12 से, और क्रेडिट क्या कर रहे होंगे, अपनी कैश, दैट इज बाय 1.12। हमारी राइट टू यूज़ एसेट की अब कैरिंग अमाउंट क्या होगी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 2, दैट इज 3.12 मिलियन। अब ये पूरे साल पे डेप्रिशिएट हो रहा होगा, कितने, एक साल तो गुजर गया, अब मज़ीद 3 साल पे डेप्रिशिएट हो रहा होगा। क्योंकि अभी हमारे सवाल से कितना पूछा है कि हमें क्या बताना है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड ईयर। अगर कहते हैं कि भाई पूरा साल तक क्या होता, तो हम बताते भाई ये 3.14 है। अब इस पर मज़ीद 3 साल की डेप्रिसिएशन रह गई, क्योंकि 3 साल लीस्ट टर्म के अब हमारे रह गए, तो हमारी साल के एंड पे क्या कैरिंग अमाउंट रह जाती दूसरे साल के, ये रह जाती है हमारी कैरिंग अमाउंट। अगर बोलते भाई लीज लाइबिलिटी कितनी रह जाती, तो मैं कहता भाई लीज लाइबिलिटी ये थी हमारी, रिमेनिंग लीज लाइबिलिटी हमारी कितनी रह गई, मस्ट बी इंक्रीज टू 3.20, जिसमें से हमने क्या किया, 1.12 पे कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कैरी डाउन अमाउंट होता। फिर हम क्या लगाते हैं इस पर, फाइनेंस कॉस्ट, दैट इज़ बाय 5%, इस पर हम वो लगाते हैं फाइनेंस कॉस्ट। कोई पेमेंट तो कोई नहीं होती क्योंकि इनिशियली हो गई है। और क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास क्या आती, ये हमारे पास 31 दिसंबर 20x1 पे हमारे पास क्लोजिंग लाइबिलिटी आती। फिर इसी तरह अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज होता तो फिर 1 दिसंबर 20x3 पे वापसी रीअसेसमेंट होती। फिर लीज लाइबिलिटी के अंदर एडजस्टमेंट करते, फिर न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बेसिस पे जो हमारा लीज रेंटल जाने होते फिर वो पे होते, फिर हमारा वापसी क्या होता है, राइट टू यूज़ एसेट के अंदर एडजस्टमेंट हो रही होती। तो फिर ये आगे इसी तरह जाता रहेगा, और इन दी एंड ईयर 4 पे आके हमारी एंड पे लीज लाइबिलिटी 0 हो जाएगी। तो ये हमारा पहला सवाल था। अब आया काम का सवाल दूसरा। अच्छा, क्या सवाल है, ऑन 1 जनवरी 20x1
Delia enters into a 4-year lease of the office space. And the information about the contract is as follows. Annual payment is 25,000 payable at the beginning of the year. 25,000 जाना है, किस में जाना है, एडवांस में जाना है। लीज टर्म हमारे पास कितना है, 4 साल का। After 4 years, Dahlia has an option to extend the lease for another 2 years for the annual rental payment of 25,000 adjusted by the inflation rate. किससे एडजस्ट हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट से हो रहा है। तो हमारे पास वापसी को बात क्या लिंक होनी चाहिए दिमाग के अंदर कि भाई अगर कोई चेंजेस आ रही है ड्यू टू रेट और इंडेक्स, हम इसके अंदर इंक्रीमेंटल या डिस्काउंट फैक्टर जो कि एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज वाले दिन था वही इस्तेमाल कर रहे होंगे। सही है। तो Dahlia has an option to extend the lease for another 2 years for the annual rental payment of 25,000 adjusted by the inflation rate prevalent after 4 years. At the commencement, Dahlia assumed that this option will not be exercised because of significant increase of new hires and the need to rent a bigger office option. तो भाई हमारे पास ये ऑप्शन एक्सरसाइज होते हुए नहीं दिख रहा। आगे 2 साल वाला तो हमारा भी करंटली एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज दैट इज ऑन ईयर 0 अभी हमारे पास लीज टर्म 4 साल ही रहेगा। Delia paid 3,000 on the real estate agent for finding the right property and arranging the lease contract. This amount should be capitalized क्योंकि ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड हुई है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए। इन्फ्लेशन रेट हमारे पास 20x5 का बताया हुआ है, दैट इज 2.2, जो भी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट हमें 4% पर एनम बताया हुआ है। हाउ वुड दिस ट्रांजैक्शन अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डेली एट 31 दिसंबर 20x1। अभी ईयर 0 की बिगिनिंग पे हमें क्या करना है, क्या निकालनी है, लीज की लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी निकालनी है। दैट इज़ बाय प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हमारे जो फ्यूचर के लीज रेंटल्स हैं। हमें कितनी पेमेंट करनी है, 4 पेमेंट करनी है हर साल। पहली कब होनी है, 1 जन 20x1 पे, दूसरी होनी है कब, 1 जन 20x2 पे, तीसरी होनी है 1 जन 20x3 पे और चौथी होनी है 1 जन 20x4 पे। अच्छा हमारे पास क्या है, कैश फ्लोज हैं। 1 जन 20x1, अच्छा ये तो बल्कि हम यहाँ पर पहले ही लिख लेते ना, ये वाली चीज़ ही हटा देते हैं 1 जन, क्योंकि ये तो पहले ही पे हो जाएगी क्योंकि एडवांस में पे हो रहा है। तो हम पहली एंट्री क्या होगी हमारे पास, डेबिट होगा क्या, राइट टू यूज़ एसेट दैट इज़ बाय 25,000, और हमारे पास क्रेडिट क्या हो रहा होगा, कैश हो रहा होगा दैट इज़ बाय 25,000। सही है। और एक और एंट्री भी थी कोई 3,000 वाली ना, डेबिट करेंगे सेम राइट टू यूज़, और क्रेडिट क्या करेंगे, कैश करेंगे दैट इज़ बाय 3,000 इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो इनकर्ड लगी है। कैश फ्लोज हमारे कितने हर साल जा रहे होंगे, 25,000, 25,000। डिस्काउंट फैक्टर हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट दिया हुआ है हमें 4% का, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 4% पावर 1, या इधर ये लिख लो ना, अगर मैं इसको लगाऊँ ये, और हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, डेबिट करेंगे क्या, राइट टू यूज़ एसेट इतने से, और क्या क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे क्या, अपनी लीज लाइबिलिटी दैट इज़ बाय 6937 समथिंग। तो हमारा जो राइट टू यूज़ एसेट है वो कितना बनता है, अब जो हमारा राइट टू यूज़ एसेट है वो टोटल कितना बना, 25,000, दैट इज़ इनिशियल अमाउंट पेड एट द कमेंसमेंट और बिफोर कमेंसमेंट डेट वाली बात,
और ये हमारा राइट टू यूज़ एसेट आ गया। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या करना होगा, हमें राइट टू यूज एसेट के लिए डेप्रिसिएशन निकालनी होगी। तो उसकी डेप्रिसिएशन 4 साल लीज टर्म है, क्योंकि 2 साल वाला जो पीरियड है वो एक्सटेंड होने वाला, वो कहीं भी एक्सरसाइजेबल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि उसको मजीद जगह बढ़ानी पड़ेगी और वो कहीं भी ये पीरियड एक्सरसाइज या ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए नहीं दिख रहा। डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन आ गई। तुम्हारे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट टू यूज एसेट कितनी आ गई, दैट इज़ ऑन 31 दिसंबर 20x1। अब लाइबिलिटी की हमें एमोटाइजेशन टेबल बनाना होगा। ईयर कैरिड डाउन अमाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, पेमेंट अगर कोई हो रही हो, क्लोजिंग अमाउंट। 31 दिसंबर 20x1 पे हमारे पास क्या कैरेट डाउन अमाउंट आएगी अभी, इस पे क्या होगा, फाइनेंस कॉस्ट अनवाइंडिंग हो रही होगी, इतने से कोई पेमेंट नहीं गई होगी। कोई पेमेंट नहीं जा रही होगी हमारी। हमारे पास क्लोजिंग अमाउंट क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। अगर मैं कहूँ कि भाई एंट्रीज क्या बनेंगी, अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई एंट्री क्या बन रही होगी, तो भाई हमारे पास क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। लेकिन ये फाइनेंस कॉस्ट अभी हमारे ऊपर अक्रू हो गई है, हमारे ऊपर ये अक्रू हो गई है, लेकिन अभी ये पे नहीं हुई, क्योंकि कोई पेमेंट हुई नहीं है। पेमेंट कब होगी, 31 जनवरी 20x2 पे, साल के पहले दिन, नेक्स्ट ईयर के पहले दिन, मतलब अगले दिन पे जब पेमेंट होगी तो उसके अंदर ही हमारा साथ साथ सूद जा रहा होगा। तो ये जो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस है हमारा क्या है, अक्रूवल है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि हमारे पास किस में जा रहा होगा, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास डेबिट हो रहा होगा कितने से, 2755 से, और क्रेडिट क्या आ रहा होगा, अक्रूवल्स ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक हो गया। जब अगर मैं कहूँ आपसे कि सेकेंड ईयर के पहले दिन जब पेमेंट होगी, कितनी पेमेंट होगी, 25,000 रुपये की, क्या होगी, 25,000 रुपये की हमारे पास पेमेंट हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर रहे होंगे अपने पास क्या, लीज लाइबिलिटी 25,000 रुपये से। हम वरना ये कर रहे होते, लेकिन अभी हमारे पास इस 25,000 के अंदर क्या शामिल था, अक्रूवल भी शामिल था, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस भी शामिल था। तो हमारे पास लाइबिलिटी कितने से डेबिट हो रही होगी, अक्रूवल्स क्रेडिट कैश गया होगा कितना, 25,000, जो भी फिर इन दोनों का डिफरेंशियल होगा उससे हमारी क्या हो रही होगी, लाइबिलिटी उतने से हमारी कम हो गई। ठीक हो गया। सही है। अब ये मैंने आपको यहाँ तक करके दिया। अब दूसरा सवाल पार्ट क्या है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 20x3, ऑन 1 जनवरी 20x3 आफ्टर द थर्ड पेमेंट वॉज मेड, मतलब सेकेंड ईयर भी गुजर गया, अब थर्ड ईयर की पेमेंट गुजरने के बाद डेलिया मैनेजर्स बिलीव दैट नो एम्प्लॉयज़ विल बी हायर ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। जो पहले इनकी एजम्पशन थी कि भाई हमें नए एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे और मज़ीद बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ी होगी, और वो सिनेरियो अब नहीं हो रहा। बिलीव दैट नो एम्प्लॉयज़ विल बी हायर ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस, एज अ रिजल्ट डेलिया मैनेजमेंट चेंजेस इट्स प्लान नॉट टू एक्सरसाइज दी ऑप्शन। मतलब जो ऑप्शन के पास था वो जो पहले एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, वो ऑप्शन को ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मतलब वो वाली बात को अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ऑफ दैट इज टू एक्सटेंड दी लीज, एंड नाउ दे अज्यूम दैट द लीज विल बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 2 ईयर। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम इसी जगह को ही अब 2 साल मजीद एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्लान था नई जगह लेने का, और इस जगह का जो हमारे पास ऑप्शन था उसको हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, अब वो एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन, और वो एक्सटेंड करेंगे मजीद 2 साल लीज को। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है,
हमारी लीज की टर्म में चेंज आ रहा है। और जब हमने पढ़ा था रीअसेसमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, अगर लीज टर्म में हमारे पास चेंज आ रहा है और लीज टर्म के अंदर किस किस वजह से चेंज आ रहा था, वो हमने लीज टर्म पढ़ते हुए कवर किया था कि कोई ऐसा ऑप्शन जो कि हमारी लीज लायबिलिटी के अंदर नहीं था वो अब आ जाए, या कोई ऐसा ऑप्शन जो कि हमारी लीज लायबिलिटी में था या हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था वो हम एक्सरसाइज ना करें, या कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाए, कोई ऐसा ऑप्शन एक्सरसाइज करे जो कि हमारी लीज में शामिल या लीज कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ही नहीं था, या कोई ऐसी ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आ जाए कि ऐसा ऑप्शन जो कि हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में था वो अब हमें एक्सरसाइज ना करना पड़े। तो इन इन वजहों से हमने देखा था कि लीज टर्म के अंदर चेंजेस आ रहा है। तो अब हमारे ऊपर क्या है, एक अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस है। अब हमारे ऊपर क्या है, एक सिनेरियो आ गया कि हमें अपना लीज टर्म एक्सटेंड करना पड़ रहा है। और जहाँ लीज टर्म एक्सटेंड हो रहा है तो हमें क्या पड़ा था कि हम रिवाइज रेंटल लेंगे और रिवाइज रेंटल को रिवाइज डिस्काउंट रेट से डिस्काउंटिंग कर रहे होंगे उसकी। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसने बोला है कि भाई 3 पेमेंट हो चुकी है, मतलब ईयर 1 की पेमेंट हो गई है, ईयर 2 की पेमेंट हो गई है और ईयर 3 की पेमेंट्स हो गई है। क्या है, 3 साल की पेमेंट हो गई तो मजीद हमारी 3 साल की पेमेंट्स रह गई होगी, मतलब कि 20x4 की पेमेंट रह गई होगी, 20x5 की पेमेंट रह गई होगी, 20x6 की पेमेंट रह गई और होगी। और ये असेसमेंट हम कब कर रहे हैं, 20x3 के बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड आफ्टर पेमेंट, जो ईयर 3 पे बनती है वो पे होने के बाद असेसमेंट कर रहे हैं। ईयर लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3। क्या रेंटल्स होंगे, सेम 25,000 रुपये लिखा हुआ था कि भाई 25,000 रुपये होंगे। अभी वो इन्फ्लेशन वाली बात को अवॉइड इग्नोर कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। डिस्काउंट फैक्टर, अब हम कौन सा डिस्काउंट फैक्टर लेंगे, रिवाइज डिस्काउंट फैक्टर। कितना दिया हुआ है, 1.35% वाला। क्या प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी अब हमारे पास, हमारे पास अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है। और अगर हम इनिशियली अपने इस वाले टेबल को लेके चले, किधर गया वो टेबल हमारा, ये वाला, तो हमारी लीज लाइबिलिटी क्या बनती है, अगर मैं इस टेबल को साथ साथ लेके चलूँ अपने, क्योंकि हमें देखना होगा ना कि थर्ड ईयर पे हमारी आफ्टर पेमेंट क्या लाइबिलिटी रह गई, हमारी थर्ड ईयर पे आफ्टर पेमेंट क्या लाइबिलिटी रह गई थी। तो अगर मैं यहाँ पे एक और बना लूँ, 1st Jan 20x2, 1st Jan 20x3। ये आ गया हमारे पास 1st Jan 20x2 और 1st Jan 20x2। और अब हमारे पास क्या हो रहा होगा, पेमेंट हो रही होगी 25,000 रुपये की। अरे 25,000 की पेमेंट हो रही होगी हमारे पास। अच्छा एक काम कर लेते ना, बल्कि अगर मैं कहूँ कि पहले पेमेंट लिख देते हैं EAM और फिर इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट लिख देते और फिर क्लोजिंग लिख देते, तो हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं हो रही होगी। हमने डिस्काउंट फैक्टर कितना लगाया हुआ था इसमें, 4% लगाया हुआ था।
4%। और हमारी जो लाइबिलिटी बननी थी वो कितनी बननी थी, ये बननी थी, यहाँ पे 0 हो रही थी, यहाँ पे इसको भी ऐसा ही कर दो। सही है। तो हमारे पास 1 Jan 20x2 पे पेमेंट हो रही होगी 25,000 रुपये की, और इसको भी एक और आगे कर लो। अच्छा, तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी रह जाएगी यहाँ पे। अब इस पे हमारा क्या लग रहा होगा, सूद लग रहा होगा इतने का। ये बन गई हमारी क्लोजिंग। फिर ईयर 3 पे हमारे पास कितनी रह जाएगी हमारी लाइबिलिटी, ये आई थी ओपनिंग, और माइनस 25,000 हमारे पास हो गए होंगे। तो रिमेनिंग कितनी बची हमारे पास, 1 Jan 20x3 पे 24038 हमारे पास लाइबिलिटी बचती है। कितनी बचती है, 24038 हमारे पास लाइबिलिटी बचती है। रिमेनिंग लाइबिलिटी कितनी थी हमारे पास, और जो अब रीअसेसमेंट होने के बाद जो आई है हमारे पास वो कितनी है, वो ये अमाउंट है। तो हमारी लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है इतनी अमाउंट से। तो अब हमें क्या करना होगा, एंट्री बनानी होगी, क्या, राइट टू यूज़ एसेट डेबिट, और क्रेडिट क्या कर रहे होंगे हम, लीज लाइबिलिटी 46002 से। अच्छा, अब 2 साल हमारे गुजर गए हैं, ईयर 3 के साल शुरू पे खड़े में। तो हमारे पास राइट टू यूज एसेट कितना था, हमने राइट टू यूज एसेट की डेप्रिसिएशन भी निकाली थी ईयर 1 के लिए, और मतलब ईयर 2 के लिए भी मज़ीद हमारे पास जो अमाउंट बननी चाहिए थी वो एक और डेप्रिसिएशन अगर लगा दे ईयर 2 की, तो ये हमारी ओपनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट टू यूज़ एसेट थी। अब इसके अंदर हमारी रीअसेसमेंट वाली चीज़ आई होगी, रीअसेसमेंट की हमारे पास एडजस्टमेंट आई है, दैट इज़ ऑफ 46002। तो हमारी क्या रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो गई, ये हमारी क्या हो गई, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। अब हमारे मज़ीद अभी भी 4 साल रह गए, 2 साल तो एग्जिस्टिंग लीज टर्म के और 2 साल जो ऑप्शन एक्सटेंड हो गया उसके, तो मज़ीद अभी 4 साल रहते हैं। तो हमारी क्या रिवाइज डेप्रिसिएशन कितनी होगी अब, डिवाइडेड बाय 4, ये हमारी रिवाइज डेप्रिसिएशन हो गई। क्या हो गई, हमारी रिवाइज डेप्रिसिएशन आ गई। तो अगर मैं कहूँ कि इसने सवाल में मुझसे क्या पूछा है, हाउ शुड बी रिकग्नाइज दिस ट्रांजेक्शन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे अभी 31 दिसंबर 20x1 पे बताओ क्या कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट टू यूज़ एसेट होगी और लाइबिलिटी की होगी। तो राइट टू यूज़ एसेट की मेरे पास जो कैरिंग अमाउंट बनती है वो अब ये बनती है, सही है, ये मेरी आ गई 31 दिसंबर 20x1 की। अगर मैं कहूँ कि भाई लाइबिलिटी का बताओ, लाइबिलिटी कितनी बचेगी मेरे पास एट 31 दिसंबर 20x1, तो मैं कहूँगा कि भाई मेरे पास जो लाइबिलिटी बचेगी, जो मेरे पास लाइबिलिटी बचेगी, ईयर, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट कॉपी कर लें आप, सही है। हमारे पास लाइबिलिटी 31 दिसंबर 20x3 के लिए कैरिंग अमाउंट हमारे पास लाइबिलिटी कितनी थी, इंक्रीज बाय 46206, ये हमारी रिवाइज लाइबिलिटी ये हो गई। पेमेंट कोई होगी, कोई पेमेंट नहीं होगी, तो हमारी रिमेनिंग कितनी बचेगी, यही लाइबिलिटी रह जाएगी। इस पर हम क्या करेंगे, नए डिस्काउंट फैक्टर जो कि 3.5% है उसका सूद लगाएंगे, और ये हमारे पास क्लोजिंग अमाउंट ये बन जाएगी। अगर मैं कहूँ कि भाई अब मज़ीद आगे क्या होगा, 1 Jan 20x4 पे, तो मज़ीद 1 Jan 20x4 पे क्या होगा, फिर 25,000 की मज़ीद पेमेंट हो रही होगी। ये हमारे पास कैरिंग अमाउंट है, ये सूद है,
ये यहाँ पे एक और आ गया। फिर मैं कहूँ अगर भाई 1 Jan 20x5 पे क्या हो रहा होगा, तो ये हो रहा होगा। फिर मैं कहूँ 1 Jan 20 लास्ट ईयर के फर्स्ट दिन पे क्या हो रहा होगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इन दी एंड 0 आना चाहिए। दिस शोज़ कि हमने चीज़ सही करी है। हमारी लीज लाइबिलिटी एट 1 Jan 20x4 मतलब 25,000 रह जाएगी, और उसी वक्त हम पेमेंट करेंगे तो एट द लास्ट ईयर एंड हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हमारी लीज लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ तक हमने पार्ट कर लिया है, और आखिरी पार्ट जो मैं बचता है, मैंने बोला था ना इन्फ्लेशन को अवॉइड करो, अभी इग्नोर करो, तो अब मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो अब आप बताएं जो इन्फ्लेशन वाली चीज़ थी, जो इसके अंदर बात लिखी हुई थी इन्फ्लेशन वाली, द कॉन्ट्रैक्ट सेज द डेलियर लीज पेमेंट विल बी एडजस्टेड आफ्टर 4 ईयर बाय द इन्फ्लेशन रेट प्रिवेलेंट एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट। तो हमें यहाँ पर भी जो हम अभी पीछे करके आए थे कि इन्फ्लेशन की वजह से हमने अपने रिवाइज लीज रेंटल निकाले थे, और उसको ओरिजिनल डिस्काउंट फैक्टर से क्या किया था, उसको डिस्काउंट किया था। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे वापसी करनी होगी। यहाँ पे हमें इन्फ्लेशन वाली चीज़ अगर मैं आपसे कहूँगा मुझे करके दिखा दें तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी, तो मुझे पता लग जाएगा ये चीज़ आपको क्लियर भी है या नहीं। तो आप मुझे यहाँ पे पार्ट सी करके दिखा रहे होंगे, क्या करके दिखा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या ख़त्म होता है, यहाँ पे हमारा लीज लाइबिलिटी का रीअसेसिंग वाला टॉपिक, रीअसेसमेंट वाला पार्ट यहाँ पे हमारा क्लोज होता है। ठीक हो गया। बाकी अब आगे मॉडिफिकेशन है, लेसर की अकाउंटिंग है, डिस्क्लोजर है, सेल एंड लीज बैक है, बिलो फेयर वैल्यू, अबव फेयर वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंदर करने की।